दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए है कि इस चैनल का जो नाम रखा गया है, हिंदी टू इंग्लिश, और इसमें जो टैगलाइंस है, ओनली फ्यू मिनट्स अ डे एंड नो शॉर्टकट टू परफेक्शन। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हिंदी टू इंग्लिश तो हम जानते हैं, लेकिन ये हिंदी टू इंग्लिश क्या होता है? तो ये केवल आपने नाम अलग रखने के लिए इसका इस तरीके से नाम रखा है, या इसके पीछे कोई अर्थ है? निश्चित रूप से इस नाम के पीछे एक स्पेसिफिक मीनिंग छुपी हुई है, उसका एक पर्टिकुलर अर्थ है। और इसलिए अगर आप इस नाम के थोड़ी स्टाइल पे भी ध्यान देंगे तो इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया गया है, जबकि कुछ शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में किया गया है। पर्टिकुलरली अगर हम हेडलाइन पे ध्यान दें तो इसमें हिंदी टू इंग्लिश, इन शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे तो टू के अलावा दोनों शब्दों का प्रयोग मैंने हिंदी में लिखा है, जबकि लास्ट वाला जो वर्ड इंग्लिश है वो इंग्लिश वर्ड में ही लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, या पता होगा अगर आपने पहला लेसन सुना है तो, कि ये चैनल मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स को, उन व्यूअर्स को, उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिन्हें किसी वजह से भ्रम है कि हिंदी बोलने वाला इंसान कभी इंग्लिश उस तरीके से नहीं सीख सकता है जिस तरीके से एक इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है वो सीखता है, या जिस तरीके से जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश कंट्रीज़ के, वो जिस तरीके से इंग्लिश को यूज़ करते हैं। आम तौर पे नॉन नेटिव लर्नर जो है वो उस तरीके से इंग्लिश नहीं सीख सकता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, और एक बहुत अच्छा टॉपिक था, जस्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द चैनल। इस चैनल का जो नाम है उसका औचित्य क्या है, किस हद तक ये उचित है, और इन दोनों बातों का बहुत गहरा कनेक्शन है, और इसलिए मैंने सोचा आज सभी के साथ ये शेयर करूं कि ये बात सच है कि जिस व्यक्ति को अभी फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, उसको इंग्लिश माध्यम से ही इंग्लिश पढ़ाने का जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक निरर्थक होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि टीचर कितना प्रयास कर रहा है उसे पढ़ाने के लिए। ख़ास तौर पे जब हम इस तरीके की कोचिंग की बात करते हैं, क्योंकि स्कूल लर्निंग में और जो अदर मोड ऑफ लर्निंग है, जैसे यूट्यूब हो गया या इवन कोचिंग क्लासेस भी हो गई, बहुत अंतर होता है। एक बहुत छोटा सा अंतर मैं आपको बताऊं कि किसी बच्चे को अगर आप इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं तो लोअर केजी से लेकर उसकी 12th क्लास तक जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, उसका जो नॉलेज दिया जाता है वो बिट्स बाय बिट्स दिया जाता है, टुकड़ों में दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इंग्लिश नॉलेज जो वो एक्वायर करता है वो ग्रेजुअली करता है, क्रमशः करता है, और इसके पीछे एक साइकोलॉजी वर्क करती है। पूरी जो करिकुलम बनाया जाता है बच्चों का, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी वर्क करती है। बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से किस तरीके की चीज़ें वो समझ सकता है, किस तरीके की चीज़ें उसको पढ़ाई जानी चाहिए, उस बात को ध्यान में रख के क्रमशः उसको उस भाषा का ज्ञान दिया जाता है। इसलिए उस बच्चे के लिए इस भाषा के नॉलेज को एक्वायर करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास समय भी बहुत है। लोअर केजी से लेके 12वीं क्लास तक आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पीरियड, लगभग 12 साल से ज़्यादा का पीरियड होता है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अगर वो पढ़ा लिखा भी है, 12वीं तक की भी पढ़ाई की है उसने, भले उसने 6वीं से लेकर 12वीं तक इंग्लिश स्टडी की है, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको
बावजूद 12वीं पास करने के भी इंग्लिश लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है। इतनी भी नहीं आती है कि वो जिन बातों को हिंदी में बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको वो इंग्लिश में लिखने या बोलने के काबिल नहीं होते। तो उसकी प्रमुख वजह ही ये होती है कि स्कूल के करिकुलम में पूरा फोकस इस बात पे किया जाता है कि जो इंग्लिश रीडर की बुक है उसमें जो लेसन्स दिए हुए हैं बच्चा उन्हें पढ़े और उन पे आधारित जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे, लेटर लिख दे, ऐसे लिख दे और किसी तरीके से आउट ऑफ 50 अच्छे से अच्छे मार्क्स एक्वायर कर ले। बच्चों के ऊपर भी प्रेशर होता मार्क्स गेन करने का, तो पूरी तरीके से इसी बात पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से रट रुटा के एग्ज़ाम पास कर लिया जाए। टीचर्स भी कई बार बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर होता है सिलेबस को कंप्लीट करने का, तो कई बार टीचर्स की इच्छा के विरुद्ध भी टीचर्स को वो काम करने पड़ते हैं जो वास्तव में नहीं चाहता। वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को लेकर अवेयर होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन टीचर टीचर होता है, मैनेजमेंट नहीं होता है, टीचर ओनर नहीं होता है स्कूल का, और इसलिए वो अपना काम करता है अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, बस सिलेबस कंप्लीट करा दो, किसको क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस के चलने की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि स्कूल में जा रहे बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। अब सवाल ये होता है कि हिंदी टू इंग्लिश का क्या, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है क्योंकि हिंदी स्पीकर्स के लिए, हिंदी यूज़र्स के लिए हम कोचिंग क्लास क्रिएट कर रहे हैं या चैनल बना रहे हैं, तो इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्रारंभ में हिंदी भाषा की मदद लेनी होगी। जिस भाषा का उन्हें ऑलरेडी ज्ञान है उस भाषा का प्रयोग करके ही उन्हें इंग्लिश भाषा का कुछ अति आवश्यक जो ज्ञान है वो देना होगा, जिसे हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर का अर्थ लोग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, बट मैंने जो जाना है इतने सालों में, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, तो उसको मैं इसी तरीके से समझता हूँ कि ग्रामर और कुछ नहीं है, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका प्रयोग करके उस पर्टिकुलर भाषा को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली कॉम्प्रिहेंसिबल बनाया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो अगर हिंदी में बिल्ली का मतलब एक पर्टिकुलर जानवर होता है, तो हिंदी में बिल्ली का मतलब वही जानवर इंडिया में भी होगा, और कोई इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में भी हिंदी में बिल्ली का प्रयोग करेगा तो वही जानवर होगा। ये ग्रामर का ही हिस्सा है। उसी तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में थोड़ी सी अंतर होता है उनमें, एलिमेंट लगभग वही होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी अंतर हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम वर्ब को, उस वर्ब को परफॉर्म करने वाले सब्जेक्ट को, उस वर्ब से जुड़े ऑब्जेक्ट को या अन्य जो शब्द हैं उनको जिस क्रम में हम रखते हैं, मूल रूप से वही ग्रामर है। तो उनका अगर व्यक्ति को अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाए तो इस भाषा को समझने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो दूर हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ज़रूर है, और आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि मेरे इस चैनल में मैंने ट्रांसलेशन का प्रयोग लगभग ना के बराबर किया है अभी तक। आगे करूँगा मैं, लेकिन वो एक्सरसाइज में ही करूँगा, और उसकी वजह सिर्फ ये होगी कि बच्चे जो हैं वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या जितना समझ पा रहे हैं क्या उनसे संबंधित जो सरल से सेंटेंसेस हैं क्या उनको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ट्रांसलेशन कैन बी यूज्ड एज एन एक्सरसाइज to assess the level of understanding of the students. But if we begin to use translation as the basic method of teaching any language, in the beginning it may be very useful apparently, but later on it creates a very serious problem. In other words, it develops a very unwanted habit
in the psychology of the students who are trying to learn this language. जाने अनजाने ट्रांसलेशन के माध्यम से एक हैबिट डेवलप हो जाती है बच्चों में कि वो हिंदी में सोचेंगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में सोचेंगे फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखने में बड़ी आसान लगती है मेथड, बड़ी यूज़फुल भी लगती है, बट समस्या जब आपको ये समझ में आती तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है। क्योंकि जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपको लिखने में तो समस्या नहीं हो रही है, अपने विचारों को, अपने भावों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में तो समस्या नहीं हो रही है, लेकिन जब उस भाषा को बोलने की बारी आती है तो फिर आपको समस्या का पता चलता है कि अभी भी दिमाग हमारा हिंदी में ही सोच रहा है और फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और उस अवस्था में फ्लुएंटली एंड करेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज को बोल पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होने लगता है बच्चों को, और इससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन होता है। तो जिनको केवल इंग्लिश लिखना सीखना है उनके लिए ट्रांसलेशन नो डाउट बहुत मददगार साबित हो सकती है, लेकिन जिनको न केवल इंग्लिश को लिखना सीखना है बल्कि इंग्लिश को सही तरीके से बोलना भी सीखना है, तो उनके लिए ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ी बाधा क्रिएट कर सकती है। उसकी सबसे सीधी और सिंपल वजह यह है कि हम उसी भाषा में बोलते हैं जिस भाषा में सोचते हैं। आप हिंदी में बोलते हैं क्योंकि आप हिंदी में सोचते हैं, और आप इंग्लिश में भी बिना हिचके करेक्ट इंग्लिश पूरे आत्मविश्वास के साथ तभी बोल पाएंगे when you begin to think in English, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना प्रारंभ कर देंगे। और वो यूं ही नहीं होता है। मैं कोई ऐसा प्रलोभन न मैंने अपने अभी तक के शैक्षणिक जीवन काल में कभी किसी को दिया है, ना मैं अभी दूंगा। मैं कोई ऐसा प्रलोभन नहीं दूंगा कि आप 30 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे या 90 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे। सीख भी सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट अगर आप हिंदी से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की तरफ, तो इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। सालों नहीं लगेंगे आपको, कुछ महीने ज़रूर लगेंगे। तो हिंदी टू इंग्लिश, जो पहला आप इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि शुरू में जो लेसन्स होंगे उनका एम मुख्य रूप से ये होगा कि आपको इंग्लिश, आप कहीं कुछ पढ़ें या कहीं कुछ सुने तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ समझ में आनी चालू हो जाए। और जब आपको वो चीज़ समझ में आनी चालू हो जाएगी तो आपके लिए लिखना भी बहुत नेचुरली आसान हो जाएगा। लिखने में कोई समस्या नहीं होगी, उसके लिए ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। कैन का अर्थ आपको समझ में आ गया तो आपको जब भी कैन से संबंधित भाव को व्यक्त करने की ज़रूरत होगी तो बिना ट्रांसलेशन के आपका माइंड जो है वो कैन का प्रयोग कर लेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी जानता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से बोल पाने के लिए, लिख पाने के लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही सीखें। कहने का मतलब ये है कि इस चैनल का उद्देश्य यह है कि सबसे पहले बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो इस लेवल पे आ सकें जहाँ पर इंग्लिश के लेक्चर अटेंड कर सकें। अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसमें अधिकतर मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर मैं पूरे लेक्चर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँ तो बहुत सारी ज़रूरी बातें जो हैं वो शायद वो ना समझ पाएँ। लेकिन मेरा एम ये है कि आप इस स्थिति पे जल्दी से जल्दी पहुँचें जहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित वो लेसन आपके साथ शेयर कर सकूं जिन्हें समझा तो जा सकता है बट ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता है। जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम समझ तो सकते हैं बट समझा नहीं सकते।
जिन्हें हम सीख तो सकते हैं मगर सिखा नहीं सकते। और इसलिए ये चैनल पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को टारगेट करता है। तो पहला जो टारगेट है वो ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आनी चालू हो जाए। कहीं पे डू लिखा है तो उसका मतलब क्या है, हैव लिखा है तो उसका मतलब क्या है, हैज़ लिखा है तो क्या है, कैन लिखा है तो उसका मतलब क्या है, डिड लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है तो उसका मतलब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है तो उसका मतलब क्या है। इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं वो व्यूअर्स को समझ में आनी चालू हो जाए, ताकि वो जो भी लिखी हुई चीज़ है या सुनी हुई बात है उसका सही सही अर्थ निकाल सके। उस स्थिति पे आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, अधिक से अधिक 1 से 1.5 महीने या 2 महीने, अगर आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि केवल लेसन अटेंड करने से काम नहीं होगा। लेसन अटेंड करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आगे पार्ट और पीछे सपाट वाली स्थिति कभी निर्मित ना हो। और यही वजह है कि मैं अपने वीडियोज़ में कुछ लेसन्स देने के बाद एक्सरसाइज देता हूँ और आगे भी दूंगा। अब और आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियरली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ सुविधाएं हैं तो कुछ शॉर्टकमिंग भी है। शॉर्टकमिंग वो तभी है जब जो उस क्लास को अटेंड करने वाला स्टूडेंट है वो डिसिप्लिन नहीं है, जब वो अवेयर नहीं है इस बात को लेके कि उसको सिंसियरली हर क्लास को अटेंड करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई नए लेसन से जुड़ी हो, चाहे वो एक्सरसाइज से जुड़ी हो। एक्सरसाइज आपको इस बात का एहसास कराते हैं कि जितनी क्लासेस आपने अटेंड की हैं उसमें से वास्तव में आपको कितनी बात समझ में आई है, और वो कौन कौन से लेसन हैं जिनको आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जिन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप मार्केट से खरीद सकते हैं या ओवरनाइट वो आपके अंदर डेवलप होगी। कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आता है जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि मैंने जितनी चीज़ें अभी तक सीखी हैं मुझे सब आती हैं, उन सभी का प्रयोग मैं सही तरीके से कर पाता हूँ। नेचुरली उन लेसन्स को लेके, उन टॉपिक्स को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यू कैन नॉट प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट एवर अबाउट एनीथिंग एट ऑल। तो इस चैनल का उद्देश्य हिंदी से लेके सबसे पहले उस स्थिति में लाना है बच्चे को जहाँ पर वो इंग्लिश को समझ सके, उसका प्रयोग कर सके, लिख सके, सुन सके, पढ़ सके, और जो भी सुन रहा है पढ़ रहा है वो समझ सके। इसमें अभी शुरू में मैंने ग्रामर के लेसन्स स्टार्ट किए हैं, बट अभी बहुत जल्द इसके साथ में वोकेबलरी भी ऐड करूँगा। क्योंकि भाषा में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं नियम, दूसरे होते हैं शब्दकोश। शब्दों का ही तो हम प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो समय समय पर आपको बेसिक वोकेबलरी जो होती है बोलचाल की लैंग्वेज में जो आम तौर पे हम प्रयोग करते हैं उनके लेसन्स भी दिए जाएंगे। यद्यपि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरीके से वोकेबलरी के लिए केवल इन लेसन्स पे डिपेंड रहें। वोकेबलरी बहुत वास्ट होती है, तो जो भी वोकेबलरी के लेसन्स मैं करवाऊँगा वो मुख्य रूप से आपको इस बात को रियलाइज़ कराने के लिए कराऊँगा कि किस तरीके से शब्दों का प्रयोग हमको करना चाहिए, किस तरीके से हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अंततः हम इस स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पर मैं जो वीडियोस डालूँ वो पूरी तरीके से इंग्लिश में हो, इंग्लिश ही सीखने के लिए हो, और आप उन लेक्चर्स को समझ भी पाए, उनको फॉलो भी कर पाएँ, और फिर उन लेसन्स की आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ जिस तरीके से अभी इन लेसन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें 2 टैग भी हैं, ओनली फ्यू मिनट्स अ डे। यद्यपि आज का जो स्पीच है थोड़ी सी बड़ा हो सकता है, बट आमतौर पे मेरा प्रयास ये है कि मैं जितने भी लेसन बनाऊँ वो 10 मिनट या 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। तो ओनली फ्यू मिनट्स अ डे का मतलब ये है कि अगर हम सच में इस लैंग्वेज को सीखने के लिए सिंसियर हैं, उसकी उपयोगिता को जानते हैं, या उस लैंग्वेज का ज्ञान ना होने की वजह से जो गंभीर परिणाम हो सकते हैं उसके प्रति हम अवेयर हैं, तो निश्चित रूप से हम रोज़ कम से कम अपने जीवन के 24 घंटे में से 20 मिनट्स क्लास अटेंड करने के लिए और एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स उसकी प्रैक्टिस के लिए तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। इफ़ यू ड्रीम
यू शुड हैव करेज टू मेक एफर्ट्स टू मेक दैट ड्रीम कम ट्रू। अगर आप सपने देखते हैं तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि उन सपनों को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करने का साहस हो। सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते। दूसरा इसमें टैग है नो शॉर्टकट टू परफेक्शन। मतलब ये कि किसी भी चीज़ में अगर आपको परफेक्शन अचीव करना है, पारंगत होना है, निपुण होना है, प्रवीण होना है, तो शॉर्टकट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। किसी व्यक्ति ने किसी भी विषय के बारे में, वैसे तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं परफेक्ट हूँ, फिर भी अगर हम ये कहें कि बहुत एफिशिएंट है, बहुत दक्ष है किसी चीज़ में, तो वो एक दिन में नहीं हुआ है, एक महीने, एक हफ्ते में नहीं हुआ है। काफ़ी दिनों की उसकी मेहनत, उसकी प्रैक्टिस उसमें इन्वॉल्व होती है। इसीलिए किसी प्रकार के टेम्पटिंग एडवर्टीज़मेंट के चक्कर में ना आए तो बेहतर है। दोज हु क्लेम टू टीच यू इंग्लिश इन 30 days or 90 days, I must say they are befooling you, because in 30 or 90 days English can be taught but cannot be learned by a beginner. मैं जब सीखने की बात करता हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये होता है ना केवल आपने उसे जाना हो, बल्कि आपने इतनी काबिलियत हासिल कर ली हो कि जो आप जानते हैं उसका आप दैनिक जीवन में लिखने अथवा बोलने के लिए प्रयोग भी कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही था कि मैं आपको ये समझाऊं कि इस चैनल का नाम हिंदी टू इंग्लिश क्यों है, ताकि आप अपने गोल को ध्यान में रखें। आपका गोल इंग्लिश में फ्लुएंटली, करेक्टली और कॉन्फिडेंटली बोलना है। इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर और बोलकर दोनों ही तरीके से प्रभावशाली ढंग से आप व्यक्त कर सकें, ये आपका गोल होना चाहिए। और अगर ये आपका गोल है तो यू विल डेफिनेटली हैव सम पेशेंस, you will definitely have some courage to make efforts in the right direction under right guidance. And I don't claim that only I guide rightly. बहुत सारे शिक्षक हैं इस भाषा के जो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। आप किसी के भी अंडर में इस भाषा को सीखें, बट उसे सही तरीके से फॉलो करें। हिंदी में एक कहावत है कि दो पाँव पे पैर रखने वाला व्यक्ति जो है वो अक्सर डूब जाता है। इंग्लिश में भी इससे मिलती जुलती चीज़ है, एक प्रोवर्ब है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मतलब एक ही डिश को अगर 10 लोग बनाना चालू कर दें तो भले वो बहुत अच्छे कुक हों, लेकिन उसको स्पॉइल कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब भी यही है कि आप अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, न केवल इंग्लिश बल्कि कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, तो शुरू में आप एफ़र्ट करिए ये जानने के लिए कि सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज आपके लिए क्या है। उस दौरान आप जान लीजिए, परख लीजिए बहुत सारे लोगों को जो भी अवेलेबल हैं, और उनमें से आप अपनी बुद्धि, अपने अनुभव के आधार पे आप टेस्ट कर लें कि कौन सा व्यक्ति ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, सिंसियर है। और उसके बाद जब आपको डिसीजन आप ले लें कि दिस पर्सन इज़ द बेस्ट अमंग देम, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप केवल उसको ही फॉलो करें, बजाय 10 जगह से उसी विषय के बारे में नॉलेज लेने की। क्योंकि भले एक ही विषय के ज्ञाता हों, लेकिन 10 लोग 10 तरीके से उस चीज़ को शेयर करते हैं, और उस कंडीशन में जाने अनजाने हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसी भी आप टॉपिक को ले लें, उस पर बहुत सारे जानकार लोग हैं जो मार्गदर्शन देने के लिए अवेलेबल हैं, और सभी अपनी अपनी जगह निश्चित रूप से दक्ष होंगे, प्रवीण होंगे उस विषय को लेकर।
लेकिन हमसे ये भूल हो जाती है कि हम कभी वैरायटी के चक्कर में कभी इसको देख लेते हैं, कभी उसको देख लेते हैं, कभी उसको सुन लेते हैं, कभी इसको सुन लेते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो मुझे लगता है ये चीज़ कई बार ठीक नहीं होती है बच्चों के लिए। मैंने पहले भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अधिकार नहीं है जानने का कि अच्छा कौन है, बिल्कुल अधिकार है। बट जितने भी एफ़र्ट आपको करने जानने के लिए वो शुरू में आप कर लें, 10 को, 15 को, 20 को, जिसको भी आपको सुनना है, देखना है, उनको परख लें। उसके बाद जो भी आप निर्णय लें आपके अनुभव से, आपके विवेक से, कि ये सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति है या ये इसका गाइडेंस बहुत अच्छा है, इसका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, हमारे समझ में आ रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम को सही तरीके से एड्रेस कर रहा है, जिसके बारे में भी आपको लगता है, फिर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अंत तक फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि इस वीडियो का जो मेरा इंटेंशन था, जिन लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे थे इस चैनल के नाम को लेकर, आई होप कि मैंने उनके मन की जो भ्रम होगा इस चैनल के नाम को लेके वो शायद दूर हो गया होगा, उनको समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका ये नाम रखने के लिए, और टैगलाइंस जो हैं उनका क्या मतलब है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस में कुछ नए लेसन्स को लेके मैं हाज़िर होऊंगा। आज का तो कोई लेसन नहीं था, केवल एक प्रकार की एक छोटी सी स्पीच थी मेरी, बेस्ड ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द चैनल। सो टिल देन, टेक केयर of yourself, of your beloved people around you, in your family, in your friend circle. So take care and bye. Thank you very much.